गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? मैं सूरज शर्मा फ्रॉम न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट। बेटा, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ अपने कक्षा 11th के फर्स्ट टॉपिक सेल की शुरुआत करेंगे। सेल क्या होती है, कोशिका। तो बेटा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बहुत लंबे समय से जानते हो। आपने इस टॉपिक को 3rd क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर इस टॉपिक का डिटेल हमारे 9th क्लास में भी आता है और आज हम उसी टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जैसे बेटा हम बात करते हैं कि हमारे आसपास में जो घर होते हैं वो कैसे बने होते हैं, उनमें बेसिक इकाई की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो हमारा घर बना होता है वो ईंटों से बना है। मतलब एक ईंट है, वैसे बहुत सारी जब आप ईंटें मिला दोगे तो उनसे घर बनता है, उन्हीं से घर बनता है। ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा शरीर है, चाहे किसी भी जीव का शरीर हो, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से हमने क्या लिखा है, सजीव। सजीव सजीव मतलब जिसमें समस्त जंतु भी आ गए और समस्त पादप भी आ गए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल, उसकी परिभाषा से। क्या है परिभाषा? सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक, देखो दो शब्द याद करो, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो परिभाषा याद हुई। मतलब जैसे सपोज करो हमारा खुद का शरीर है, हम कौन है? हम सजीव हैं। समस्त पेड़ पौधे सजीव हैं, जितने भी जीव जंतु सब हैं, सब सजीव हैं। और जो सबका शरीर है ना, जो बॉडी है, वो किससे मिलकर बनी है? कोशिका से मिलकर बनी है। और कोशिका से कैसे कि उनका शरीर जो संरचना है उसकी इकाई और क्रियात्मकता की इकाई। क्रियात्मकता जैसे जैसे हमारी शरीर की बहुत सारी क्रियाएं हैं, पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है। ठीक है। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो हमारे शरीर का जो निर्माण है वो उसकी इकाई कौन है? कोशिका। और हमारे शरीर में होने वाली समस्त जो क्रियाएं हैं उसकी इकाई भी कौन है? कोशिका। जैसे आपको सबको पता है बेटा कि हमारे शरीर में एक तंत्रिका तंत्र है और तंत्रिका तंत्र की इकाई आप क्या पढ़ते हो? न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल। ऐसे ही आप पढ़ते हो उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या पढ़ते हो आप? नेफ्रॉन। तो ये क्या है, आप क्या पढ़ रहे हो? इकाई पढ़ रहे हो। ठीक है। तो इसीलिए हमारे शरीर में जो संरचना है उसकी इकाई और इसके अलावा जो क्रिया है उसकी इकाई कोशिका होती है। तो डेफिनेशन याद हो गई। समस्त सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। आया समझ में? चलो आगे बात करते हैं। अब जब हम कोशिका को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं, कोशिका को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो वहां पर हमारे दो तरह के सब्जेक्ट यहां पर हमें पढ़ने को मिलेंगे। एक जो पहला सब्जेक्ट हमें यहां पर मिलेगा वो मिलेगा सेल बायोलॉजी, कोशिका जीव विज्ञान। और जो दूसरा सब्जेक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कोशिका द्रव्य विज्ञान। कोशिका जीव विज्ञान, कोशिका द्रव्य विज्ञान। अब बेटा सेल बायोलॉजी, अब सेल बायोलॉजी क्या है? देखो दोनों ही क्या है? दोनों ही कोशिका को पढ़ाने वाले विषय हैं। ठीक है। दोनों ही ऐसे हैं जिनमें हम कोशिका से रिलेटेड और कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। पर सेल बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे और साइटोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य, कोशिका का जनन। मतलब वह विषय जिसमें हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करें, कार्य का अध्ययन करें और उसमें जनन का अध्ययन करें। ठीक है। यानी हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं पूरे जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं। यहाँ संपूर्ण जीवन चक्र, यहां हम कोशिका के संपूर्ण जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं। जो साइटोलॉजी है इसमें हम बेटा कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। यहां पर हम सेल की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। आया समझ में? हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो बेटा साइटोलॉजी है। जो साइटोलॉजी है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं हम साइटोलॉजी को ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अब जब हमने बात की कि साइटोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर इससे संबंधित जो प्रमुख वैज्ञानिक हुए जिन्होंने साइटोलॉजी के विकास में सबसे अधिक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम फादर ऑफ साइटोलॉजी सीपी स्वानसन को कहते हैं। सीपी स्वानसन, ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? सीपी स्वानसन। कौन है बेटा? हाँ, कौन है? सीपी स्वानसन, ठीक है। इसी तरह से फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, जैसे एक तो क्या होता है, एक तो फादर ऑफ साइटोलॉजी, इससे क्या मतलब है? पूरे विश्व स्तर पर जो साइटोलॉजी की जिन्होंने खोज की, जिन्होंने सबसे पहले साइटोलॉजी के बारे में बताया, वो तो कौन है? सीपी स्वानसन। पर हमारे भारत में, हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में जिसने सबसे पहले किसके बारे में बताया? साइटोलॉजी के बारे में बताया, साइटोलॉजी के बारे में सबसे ज़्यादा अध्ययन किया, तो वो कौन है? ए.के. शर्मा। तो हम क्या बोलेंगे? फादर ऑफ साइटोलॉजी सीपी स्वानसन और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी ए.के. शर्मा। आया समझ में? अब बेटा हम आगे बात करते हैं कि हम कोशिका के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये कोशिका की खोज किसने की? किसने देखा कोशिका को सबसे पहले? किसने बताया कि कोशिका क्या होती है, कैसी होती है? क्यों? क्योंकि कोशिका क्या है? एक बेटा ये नहीं होता, कोशिका बहुत जैसे हमें दिखाई नहीं दे रही, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, पर कैसी है वो? सूक्ष्म है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत हम अपनी इन नग्न आंखों से नहीं देख सकते। पर ऐसी बात नहीं है, कुछ कोशिकाओं को हम नग्न आंखों से भी देखते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा, वो बहुत बड़ी कोशिका है तो वो कोशिका, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि सारी कोशिकाएं माइक्रोस्कोपिक होती, पर हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो अधिकांश जो कोशिकाएं हैं, अधिकांश वो सब कैसी है? माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कोशिका को किसने खोजा, कैसे देखा, किसने उसके बारे में सबसे पहले बात की, ठीक है, वो हम यहाँ पर सारी बात करते हैं। बेटा कोशिका की खोज का एक देखो दो विषय हैं, इन दोनों का बहुत कोरिलेशन है। कौन कौन से? फिजिक्स और बायोलॉजी। बेटा फिजिक्स और बायोलॉजी का क्या कोरिलेशन है? फिजिक्स में क्या होता है, जो खोज की जाती है, जो उपकरण बनाए जाते हैं, उन्हीं उपकरणों का उपयोग करके बायोलॉजी में विकास होता है। बायोलॉजी में उन उपकरणों का उपयोग करके नई नई खोजें की जाती है। तो ऐसी खोज गैलीलियो एक साइंटिस्ट है बेटा, जिन्होंने पहली बार लेंस की खोज की। लेंस, उन्होंने एक लेंस बनाया। पता है दो चीज़ें बड़ा हमें बेटा आकर्षित करती है, किसी के हाथ में लेंस आ जाए तो हमारे हाथ में लेंस आ जाता है तो हम क्या करते रहते हैं? उस लेंस से छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा देखने लग जाते हैं, हमारे हाथ में लगाकर देखने लग जाते हैं, ठीक है। हम भी जब क्लास में पढ़ाने के बाद जब पहली बार बच्चों को लेबोरेटरी में ले जाते हैं, प्रयोगशाला में ले जाते हैं, तो वहाँ पर माइक्रोस्कोप रखे होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें उसमें लगाकर देखने लग जाते हैं, इंटरेस्ट होता है। ऐसे ही होती है मैग्नेट, चुंबक हमारे हाथ में आ जाए तो हम क्या करते रहते हैं? जगह जगह चिपकाते रहते हैं। तो ऐसे बेटा जो गैलीलियो थे, इन्होंने पहली बार एक माइक्रोस्कोप नहीं, लेंस की खोज की, ठीक है। और लेंस की खोज बेटा बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि उसकी खोज होने के बाद सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की होड़ बच गई। एक से एक अच्छे श्रेणी के लेंस बनने लगे, और जितने अच्छे लेंस बनने लगे उनसे उतनी आसानी से और अच्छे सूक्ष्मदर्शी बनने लगे, और सूक्ष्मदर्शी बनने लगे तो बहुत सूक्ष्म वस्तुएं भी देखी जाने लगी जिन्हें पहले देख पाना संभव नहीं था, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, रॉबर्ट हुक। बेटा रॉबर्ट हुक, नाम आते ही सब जान गए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ये बेटा इन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 में, 1665। ये रॉबर्ट हुक ने क्या किया बेटा,
रॉबर्ट हुक ने खुद का अपना एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी बनाया। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी बनाया इन्होंने बेटा, अपने से खुद से एक इन्होंने क्या बनाया, माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप बना के उन्होंने इसमें कॉर्क छीलन को देखा। अभी बेटा कॉर्क छीलन क्या है, आज विज्ञान के कारण ये युग बहुत आगे बढ़ गया, पर 1665 में आज जैसा नहीं था, इतना विकास नहीं था। उस समय पर क्या था बेटा, ये कॉर्क क्या है, देखो 1665 के समय में कांच की बोतलें तो होती थी, जो आज हमारे ग्लास बोतल आती है ना, कांच की बोतलें, वो बोतल तो होती थी, पर उन बोतल के ऊपर आज के जैसे ढक्कन नहीं होते थे, जो कवर होते हैं वो आज के जैसे नहीं होते थे। उस समय इन पर क्या करते थे, इन बोतलों के ऊपर एक लकड़ी से बना हुआ ढक्कन लगाया करते थे, ऐसे ऐसे एक लकड़ी से बना हुआ ढक्कन लगाते थे। इस ढक्कन को कॉर्क कहते हैं, ठीक है, कॉर्क। तो इन्होंने क्या किया, एक कॉर्क, एक ऐसा ही कवर लिया, कॉर्क लिया, और उस कॉर्क की पतली पतली छीलन बनाई, और उस छीलन बना के अपने जो खुद का बना हुआ माइक्रोस्कोप था, इसमें इन्होंने इसको देखा। ठीक है बेटा, जब देखा तो इन्हें क्या देखा इन्होंने, जब इन्होंने देखा तो उसमें ऐसे इन्हें संरचनाएं दिखाई दी, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, खाली खाली गोले। क्या दिखाई दिया, खाली खाली गोले दिखाई दिए इन्हें, इस तरह से खाली खाली गोले दिखाई दिए। इन्हें क्या लगा, जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है, जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता है। इन्होंने इसके कहा होलो ऑफ स्पेस, यानी खाली खाली गोले वाला एक स्थल, ठीक है, होलो ऑफ स्पेस कहा। इसी होलो ऑफ स्पेस को इन्होंने एक नाम दिया सेलूला। क्या नाम दिया इसे, सेलूला, ध्यान से समझना है, इसे इन्होंने नाम दिया सेलूला। ठीक है बेटा, ये जो सेलूला है, यही सेलूला शब्द बाद में एक फेमस शब्द सेल में बदल गया। ध्यान से सुनो, जो सेलूला है यही एक शब्द जिसे हम आज कोशिका के नाम से जानते हैं, इसी शब्द से, सेलूला से ही सेल शब्द की उत्पत्ति हुई, और इस तरह से इन्होंने कोशिका को नाम दिया। आया बेटा समझ में, इस तरह से इन्होंने कोशिका को नाम दिया। अब ये जो सेल शब्द है, आपको कोई पूछ ले कि पहली बार सेल शब्द कहाँ देखने को मिला या कहाँ लिखा मिला, तो हम उसकी बात करते हैं। जो रॉबर्ट हुक थे बेटा, इन्होंने इस सारी घटना का, कि इन्होंने कैसे कैसे क्या किया, इस सारी घटना का उन्होंने एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी अपनी, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, ये बेटा आया हुआ क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक की बुक्स का नाम बताओ, माइक्रोग्राफिया। तो इन्होंने बेटा माइक्रोग्राफिया जो बुक है, इसमें इस सारी घटना का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, इस माइक्रोग्राफिया में ही सेल शब्द, इसी में सेल शब्द लिखा मिलता है, इसी पुस्तक में सेल शब्द लिखा मिलता है। और 1665 में इसी का क्या किया था बेटा, इन्होंने पब्लिकेशन, प्रकाशन किया था, इसीलिए इस ईयर को 1665 जाना जाता है। ठीक है, आया समझ में। तो ये था। तो अब बेटा जब इतना काम किया इन्होंने, तो कोशिका की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, रॉबर्ट हुक। हाँ बेटा, कोशिका खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, वेरी गुड, किसे, रॉबर्ट हुक को। ठीक है, पर एक अभी भी यहां पर एक छोटी सी चीज याद रख लो, वो क्या, कि इन्हें सिर्फ, इन्होंने जो कोशिका देखी थी वो कैसी कोशिका थी, डेड सेल, मृत कोशिका है ये बेटा, मृत कोशिका देखी थी इन्होंने। कौन सी कोशिका देखी थी, मृत। ये जीवित कोशिका नहीं देखी थी इन्होंने, मृत कोशिका देखी थी। तो आपसे कोई पूछे मृत कोशिका सबसे पहले किसने देखी, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका सबसे पहले किसने खोजी, रॉबर्ट हुक ने। पर जीवित कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले, तो उसमें आपको आंसर नहीं बताना है, रॉबर्ट हुक। ऐसे समझ में। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप पर चलते हैं, इनके बाद आगे क्या हुआ। बेटा अभी हमने जैसे बात की थी कि एक होड़ हो गई, गैलीलियो ने जैसे ही एक लेंस बनाया, लेंस बनाने की होड़ हो गई, एक से बढ़कर एक लेंस बनाने लगे, और बहुत अच्छे से अच्छे
बहुत अच्छे अच्छे और अच्छे अच्छे आवर्धन क्षमता के लेंस बनने लगे। बेटा लेंस की क्या होती है, जो लेंस होते हैं उसको उसकी आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता लेंस, ठीक है ना। आवर्धन क्षमता से लेंस की क्वालिटी जांच की जाती है, ठीक है। तो हम यहां पर बात करते हैं, इनके बाद एक और साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक ने बेटा इन्होंने भी स्वनिर्मित अपने खुद से एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, एक माइक्रोस्कोप बनाया, और इस माइक्रोस्कोप में ये क्या करते थे, इन्होंने भी कुछ चीजें देखना शुरू करी। ये क्या देखते थे, जो इनके बाद रॉबर्ट हुक के बाद ल्यूवेनहुक आए, ये क्या देखते रहते थे बेटा, ये क्या करते थे, इन्होंने गंदा पानी जो होता है ना, गंदा पानी, उस गंदे पानी को इन्होंने माइक्रोस्कोप में उसका एक सैंपल कलेक्ट किया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा इन्होंने। इसी तरह से इन्होंने क्या देखा, जो मानव सीमन है, वीर्य है, इसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। मानव के ब्लड को इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। तो जब ब्लड देखा, वीर्य देखा, गंदा पानी देखा, ठीक है, ऐसी चीजें जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखी तो क्या हुआ, तो इन्हें उस जगह पर अपनी जो देख रही वस्तु जिन्होंने ये देख रहे थे, उसमें इन्हें कुछ ऐसे गतिशील संरचनाएं दिखाई दी। गतिशील संरचनाएं मतलब जिस चीज को देख रहे थे, जिस सैंपल को देखते थे, उसमें इन्हें गतिशील संरचनाएं दिखाई दे रही थी। कैसे? क्योंकि जब इन्होंने ब्लड देखा तो ब्लड में क्या थी, कोशिकाएं थी। अब तो जानते हैं ना, पता है WBC है, RBC है, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने कुछ कोशिकाएं वहां पर देखी। इसी तरह से इन्होंने जब गंदा पानी देखा तो गंदे पानी में भी क्या था, बहुत सारी सूक्ष्म संरचनाएं होती है, बहुत से माइक्रोब्स होते हैं, तो वो जीवित हैं, वो इन्हें कैसे दिखाई दिए, गतिशील दिखाई दिए। जब इन्होंने मानव का वीर्य देखा तो वीर्य में क्या देखे, इन्हें स्पर्म शुक्राणु दिखाई दिए, गतिशील। तो इस तरह से इन्हें गतिशील संरचनाएं दिखाई दी। इन गतिशील ये संरचनाएं कैसी थी, मुक्त कोशिकाएं थी। ऐसे इन्होंने मुक्त कोशिकाएं देखी, ठीक है। इन मुक्त कोशिकाओं को इन्हें नहीं पता था कि ये कोशिका है, इन्हें लगता था क्या पता कौन सी संरचना है। इन्होंने इसे नाम दिया एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल, ठीक है बेटा। तो इसे इन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूल, और बाद में पता चला जो एनिमलक्यूल है ये जीवित जंतु कोशिका है। ये जो एनिमलक्यूल है ये क्या है, जीवित जंतु कोशिका है बेटा, ठीक है। इसीलिए पहली बात, जीवित जंतु कोशिका देखने का श्रेय किसे दिया जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को। पूरा नाम क्या है इनका, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है बेटा। तो जीवित जंतु कोशिका देखने का श्रेय ल्यूवेनहुक को दिया जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को दिया जाता है। कोई डाउट? अब सुनो बेटा, बहुत इनसे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट हम एक क्वेश्चन यहां निकालते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है ये बेटा, जब ये अपना कोई ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, ये वाला काम कर रहे थे, तो इस दौरान इन्होंने बेटा एक काम किया। इन्होंने क्या किया, इस दौरान इन्होंने पहली बार किसको देख लिया, सूक्ष्म स्ट्रक्चर को देखा, सूक्ष्म संरचनाओं को देखा। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बेटा किसे कहा जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है बेटा। हाँ हाँ बेटा जी, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब सुनो, तो ये क्या हो गए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पितामह। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का पितामह फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, ल्यूवेनहुक को कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, और अब तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन गए, सुनना ध्यान से। प्रथम जीवित जंतु कोशिका किसने देखी, किसने देखी, वेरी गुड, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने देखी, ठीक है। दूसरा, इन्होंने जो कोशिका देखी उसको उन्होंने क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल, वेरी गुड, ठीक है। तीसरा जो है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पितामह, ठीक है। चलो
आगे बात करते हैं बेटा। अब ऐसे ही तीसरा है जो, ये देखो क्या बात हो गई, कोशिका की खोज किसने की, बात हो गई, पर कौन सी कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका, जीवित नहीं थी। जीवित जंतु कोशिका की खोज किसने की, जीवित जंतु कोशिका एनिमल सेल की खोज किसने की, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने। अब बात हम करते हैं इसी कड़ी में आगे। आपको कोई पूछे पहली बार जीवित पादप कोशिका किसने देखी, तो अभी डाउट है ना, वो डाउट यहां से क्लियर हो रहा है। तो बात आती है बेटा कि प्रथम बार, पहली बार जीवित पादप कोशिका किसने देखी, तो एक साइंटिस्ट है मेलपिगी एंड ग्रू। क्या नाम है बेटा, मेलपिगी एंड ग्रू। तो बेटा मेलपिगी और ग्रू है, ये क्या करते हैं बेटा, इन्होंने जैसे ही इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाए और सूक्ष्मदर्शी बना के इन्होंने भी अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया, पर सूक्ष्मदर्शी बना के इन्होंने क्या देखा, ये दोनों क्या करते थे बेटा, जो हमारे पादप हैं, ठीक है ना, उन पादपों के विभिन्न भागों को काटते थे और किसमें देखा करते थे, अपने माइक्रोस्कोप में देखते थे। तो इन्होंने क्या किया, इसी कार्य को सतत रूप से किया। इन्होंने पौधों के बहुत से भागों को काटा और काट कर अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्होंने जो संरचनाएं देखी उससे इन्होंने नाम दिया ब्लैडर्स एंड यूट्रिकल्स। ब्लैडर्स एंड यूट्रिकल्स बेटा इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लैडर एंड यूट्रिकल्स, इन्होंने इनसे नाम दिया, ब्लैडर्स नाम दिया, यूट्रिकल्स नाम दिया, ठीक है। जिसने जिस सीरीज में खोज की है, जैसे मेलपिगी और ग्रू, वैसे इसको याद रखना है, ब्लैडर्स एंड यूट्रिकल, ठीक है। इन्होंने ब्लैडर्स और यूट्रिकल्स नाम दिया। बाद में समझ में आया जो ब्लैडर्स और यूट्रिकल्स हम बात कर रहे हैं, जो ब्लैडर्स और यूट्रिकल्स हम बोल रहे हैं, वो वास्तविकता में पादप कोशिकाएं हैं, प्लांट सेल्स हैं। आया समझ बेटा, वो एक्चुअल में क्या है, प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, ठीक है। तो इस तरह से इन्हें जीवित पादप कोशिका देखने का श्रेय प्रदान हुआ, समझ रहे हो। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कर ली। सबसे पहले जीवित जंतु कोशिका देखने की खोज किसने कर ली, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने कर ली। और इसी तरह से पहली बार जीवित पादप कोशिका देखने की जो खोज हुई वो किसके द्वारा हो गई, मेलपिगी एंड ग्रू। कैसे याद रखें, एक छोटा सा टर्म है, उससे हम इसको याद रखेंगे, राम जी, ठीक है बेटा। एक शब्द है राम जी शब्द से हम इसे याद रखेंगे। कैसे, देखो यहां राम का मतलब क्या हो गया, रॉबर्ट हुक, ठीक है। ए का मतलब क्या हो गया, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। एम का मतलब क्या हो गया, मेलपिगी। और जी का मतलब क्या हो गया, ग्रू। तो रॉबर्ट हुक, एंटोनी वैन लीeuwenhoek, मेलपिगी एंड ग्रू। कैसे, रॉबर्ट हुक ने क्या की, कोशिका की खोज की, पर वो मृत कोशिका थी। एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने क्या की, ए से ए यानी एनिमल कोशिका की, यानी पहली बार जीवित जंतु कोशिका को इन्होंने देखा। और मेलपिगी और ग्रू, इन दोनों ने मिलकर पहली बार क्या देखा, जीवित पादप कोशिका को देखा, ठीक है। तो ये सारा हमारी कोशिका की परिभाषा होगी और कोशिका से रिलेटेड जो इतिहास था उसके बात की हमने, ठीक है। अब हम आगे इसके इतिहास की जो और कड़ियां हैं उनकी बात करते हैं। हाँ बेटा, इतिहास की बात कर रहे थे, किसने क्या खोजा हमने पहले बात कर ली थी। अब उसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो आगे बात करते हैं। अब जब हमने बात कर ली कि कोशिका की खोज कैसे हुई, जीवित कोशिका किसने देखी, जीवित पादप कोशिका किसने देखी, जीवित जंतु कोशिका किसने देखी, तो अभी इस कड़ी में ही आती है कि कोशिका क्या है, कैसे काम करती है, वो सब चीजें कहां से आई, किसने कहा। तो इसके लिए बेटा यहां पर सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत दिया गया। बेटा कोई भी चीज होती है, जैसे हमारे यहाँ घर के बाहर रोड बनती है, तो रोड के साथ नियम बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, ठीक है। हर चीज का एक प्रिंसिपल होता है, वैसे ही कोशिका के साथ भी उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है। तो कोशिका सिद्धांत जो दिए गए वो किसने दिए, क्योंकि ये भी हम इतिहास की बात कर रहे हैं। तो कोशिका सिद्धांत बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट से इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज तक पूछे जा चुके हैं,
ठीक है, इसीलिए हम कोशिका सिद्धांत को पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पूरा एक पीरियड चाहिए हमें कोशिका सिद्धांत के लिए। आज हम सिर्फ कोशिका सिद्धांत के इतिहास की बात कर रहे हैं और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी निकालने वाले हैं। ठीक है, कोशिका जो सिद्धांत है वो किस किसने दिया? वो स्लाइडेन ने और स्वान ने दिया। ठीक है बेटा, एमजे स्लाइडेन और टी स्वान, ठीक है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। यहां पर एक चीज याद रखना, जो आपके स्लाइडेन है इनका संबंध किससे है? जर्मन से है, और जो स्वान है इनका संबंध किससे है? ब्रिटिश से है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो आपके स्लाइडेन है इनका संबंध बॉटनी से है, और इनका संबंध किससे है बेटा? जूलॉजी से है। ठीक है, अब सुनो, कोशिका सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया? स्लाइडेन ने दिया और स्वान ने दिया। किसने दिया है बेटा? स्लाइडेन ने दिया है और स्वान ने दिया है। ठीक है, जो स्लाइडेन थे इनका संबंध किससे है? जर्मन से है, जर्मनी से है। ठीक है, और इनका ब्रिटिश से है। अब बात आती है, जो स्लाइडेन थे इनका संबंध किससे है? बॉटनी से है, और जो स्वान है इनका संबंध किससे है? जूलॉजी से है। आ गया समझ में? अब हमने क्या बोला था वहां? कोशिका की परिभाषा दी थी, कोशिका सजीव शरीर की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यह बात बेटा इन दोनों ने खोजी थी। देखो किसने खोजा था? ये इन्होंने कहा था, क्योंकि इन दोनों ने, इन्होंने पादपों पर काम किया, प्लांट्स पर काम किया, तभी तो हम क्या बोल रहे हैं? बॉटनी। ठीक है, इन्होंने प्लांट्स पे काम किया, और प्लांट्स पे काम करके क्या कहा कि पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और पादपों में होने वाली समस्त जो क्रियाएं हैं उनकी इकाई कौन होती है? कोशिका होती है। तो इन्होंने यही बात किसके लिए? प्लांट्स के लिए कही। इन्होंने ये की बातें किसके लिए कही? जंतुओं के लिए कही कि जंतुओं का शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। उनकी समस्त क्रियाओं की इकाई कौन है? कोशिका है। तो इन दोनों ने वही बात की, और इन्हीं पॉइंट से हमारी कोशिका की परिभाषा बनी कि वो संरचनात्मक इकाई है सजीव की, और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इसी में बेटा जो कोशिका सिद्धांत है इसको और विस्तृत करने का कार्य किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने किया था बेटा। रुडोल्फ विर्चो, याद रखना, रुडोल्फ विर्चो इन्होंने किया था बेटा। इन्होंने 1855 में इसको और अधिक, क्योंकि इन्होंने तो 1838 और 1839 में इसे दिया, पर इसको विस्तृत करने का कार्य किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चो ने। तो कभी भी आपके कोशिका सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन आता है, उसके इतिहास से संबंधित, कोशिका सिद्धांत तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कोशिका सिद्धांत से संबंधित इतिहास आता है तो आपको वहां पर 3 वैज्ञानिक याद रखने हैं। कौन? स्लाइडेन, स्वान, रुडोल्फ विर्चो। क्या? स्लाइडेन, स्वान, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्चो। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल मतलब कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो कोशिका के विकास के आधार पर, विकास किसे कहते हैं? विकास, जैसे आज से हजारों साल पहले पृथ्वी ऐसी नहीं थी जैसी आज है। आज से हजारों साल पहले पृथ्वी आज जैसी नहीं थी, तो आज से हजारों साल पहले कोशिका भी वैसी नहीं थी जैसी आज है। इसका मतलब उस समय जो कोशिका थी वो अपने प्रारंभिक निर्माण की प्रक्रिया में थी, आज जो कोशिका है वो विकसित कोशिका है। तो बेटा आपके सामने कितनी तरह की कोशिकाएं हो गई? 2 तरह की हो गई। एक वो कोशिका जो हजारों साल पहले विकास की ओर बढ़ना शुरू कर रही थी, और एक आज हजारों साल बाद कोशिका है जो विकसित हो चुकी है, जो विकास कर चुकी है। तो इस आधार पे विकास कोशिका विकास के आधार पे और केंद्रक के आधार पे कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जो कम विकसित कोशिका है, जो पहले बनी है, तभी तो इसके क्या लगा हुआ है? प्रो मतलब जो पहले बनी है। प्रोकैरियोटिक सेल ये कम विकसित है, इसका केंद्रक भी कम विकसित है। इसमें केंद्रक नहीं, बहुत सी संरचनाएं आज जो विकसित कोशिकाएं हैं उनकी तुलना में कम विकसित पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरी कोशिका की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ये बेटा जो हम डायग्राम बनाते हैं, कोशिका का चित्र बनाते हैं, आप लोगों ने भी आज तक कोशिका का कई बार चित्र बनाया। तो जिस कोशिका का आप चित्र बनाते हो, जिसको आप जानते हो, जिसमें आप एक सुविकसित केंद्रक बनाते हो, कोशिका झिल्ली बनाते हो, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हो, वो सारी की सारी वो कोशिका कौन सी है? ये वाली कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका। समझ रहे हो? ये वाली, ठीक है, ये विकसित कोशिका है। ये इससे इसका विकास हुआ है। समझ रहे हो? ये प्रारंभिक विकास वाली कोशिकाएं हैं, ये विकसित प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, अब कई बार हमारे
माइंड में आता है कि सर और भी तो कई तरह की कोशिकाएं होती है, जैसे पादप कोशिका, जंतु कोशिका होती है बेटा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पर जो पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका जिसकी आप बात कर रहे हो, वो कोशिका का दूसरा प्रकार नहीं है, वो यूकैरियोटिक कोशिका, जो विकसित कोशिकाएं हैं, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। समझ रहे हो? जो हमने यूकैरियोटिक, जो हमारी विकसित कोशिकाएं हैं, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं पादप कोशिका, जो मिलकर पादपों का शरीर बनाती है। दूसरे को हम कहते हैं एनिमल कोशिका, जंतु कोशिका, जो जंतुओं का शरीर बनाती है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। समझ रहे हो? तो इस तरह से बेटा हम बात करते हैं कोशिका के इतिहास की, कोशिका की संरचना की। ठीक है, वो आपके सामने यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है बेटा।